ये है सॉलिड स्टेट। ठीक, तो सबसे पहले पता है कि कोई भी सबस्टेंस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, आपको अच्छे से पता है। मैंने यूट्यूब पे जो गैसी स्टेट का लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया, उसमें सबसे पहली लाइन मैंने यही बोला है कि दुनिया का कोई भी सबस्टेंस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो दो टाइप की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल कितने पास में आ रहे हैं, स्केपिंग टेंडेंसी मतलब मॉलिक्यूल कितने दूर में जा रहे हैं। ये बातें हम लोग की हो चुकी है, वो गैसी स्टेट की शुरुआत की 10 मिनट में वो टॉपिक है। तो जरा थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, मुझे इसमें कुछ बातें बतानी है, फिर सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करूं तो 3 प्रकार के सबस्टेंस होते हैं। एक होता है सॉलिड जो हमको पढ़ना है, एक होता है लिक्विड जो सॉल्यूशन नाम के लेशन में है, और एक होता है गैस जो कि 11th क्लास में है। तीनों सिलेबस तीनों जो स्टेट होते हैं वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, 2 12th में, एक 11th में है। अगर मैं बात करूं मास, अगर मैं बात करूं डिफिनिट मास की बात करूं, है ना, अगर मैं मास की बात करूं तो आपको अच्छे से पता है, अगर मैं डिफिनिट मास की बात करूं तो आपको अच्छे से पता है बच्चों कि सॉलिड का डिफिनिट मास होता है बिल्कुल। कोई भी सॉलिड ले लो, मेरा हाथ में ये पेन टैब है, इसका भी डिफिनिट मास है। बच्चों कोई भी लिक्विड ले लो, उसका भी डिफिनिट मास है। गैस जानते ही, गैस कोई भी सिलेंडर अगर नहीं होता तो तब तो फ्री में बैठता ना, उसके 600-700 रुपये नहीं लगते घर पे, जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है। इसका मतलब गैस का भी डिफिनिट मास होता है। ठीक है, यहाँ तक मतलब तीनों के मास होते हैं, कुछ ना कुछ वेट होता है। मेरे कहने मतलब क्या हो, चलो पहली बात समझ में आ गई। बच्चों अगर मैं डिफिनिट वॉल्यूम की बात करूं, डिफिनिट वॉल्यूम, तो आपको अच्छे से पता है बच्चों, सॉलिड का एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, लिक्विड को भी जिसमें रखेंगे उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है। लेकिन बच्चों ये गैस, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है। आपको अच्छे से पता है गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। अगर मैं डिफरेंट शेप की बात करूं, शेप की बात करूं बच्चों, तो सॉलिड का एक डिफरेंट शेप होता है। लेकिन बच्चों लिक्विड और गैस का कोई भी शेप नहीं होता है ना, जहां रखेंगे उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अपने आप को मैनेज कर लेगा। अभी मैं इसमें एक बातें बताने वाला हूँ, जहां सुनिएगा, क्योंकि मुझे, मैं आपको जो पहला जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिस पैटर्न पे कराने वाला हूँ, हम नहीं चाहते किसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे गुचकट या बाकी में गलत हो, उसके अकॉर्डिंग एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि हमें इंटर पार्टिकल लिखना चाहिए। इंटर पार्टिकल, पार्टिकल क्यों लिख रहा हूं मैं अभी बताता हूं। जो अंदर के जो पार्टिकल है उनके बीच की डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं, तो आपको अच्छे से पता है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल सबसे पास पास में होते हैं जो पार्टिकल होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा और दूर होते हैं, और सबसे दूर बच्चों गैस में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मतलब गैस के जो इंटर पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, यहाँ तक सही हो गया। अगर मैं बात करूं इनके बीच में इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन है इनके इनके बीच का, मतलब जो भी पार्टिकल उनके बीच में यदि मैं अट्रैक्शन की बात करूं, अट्रैक्शन की बात करूं, तो बच्चों आपको अच्छे से पता है कि जो सॉलिड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, तभी तो सॉलिड के जो पार्टिकल वो सबसे पास पास में होते हैं। लिक्विड के थोड़ा सा कम होता है, और गैसों में लगभग मतलब निग्लिजिबल होता है, मतलब होता है लेकिन बहुत ही कम होता है अट्रैक्शन। यहाँ तक ठीक है। तो बच्चों ये सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में हमने थोड़ी सी बातें कर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं किसी सॉलिड की बात करूंगा, देखो मुझे एक बात बताओ, आप पहले आप अपनी स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे मुझे जरा एक चीज का आंसर दो। आंसर क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन सुनो। हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा है, तो हमको ये बताइए कि मोशन, मोशन कितने प्रकार का होता है। मोशन समझते हैं ना, मोशन कितने प्रकार का होता है, बोलिए। कोई भी फिजिक्स के स्टूडेंट है आप, हमको बताना है कि मोशन कितने प्रकार का। मोशन जैसे आप बैठे हैं, मैं बोलूं चलो मोशन करके दिखाओ, आप कितने टाइप्स के मोशन कर सकते हैं। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या कि जो बहुत विचित्र लग रहा हो कि सर ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया, पर कोई तो बोलो। हाँ लीनियर, प्लेनर, रोटेशनल हाँ और बिल्कुल, क्या बोले। प्रोजेक्टाइल। हाँ क्या बोले, लीनियर और लीनियर, प्लेनर और रोटेशनल और प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं बताता हूँ। खैर आपने इतनी स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं बताता हूँ, चलो क्लियर बताता हूँ।
कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों। नॉर्मली केवल 3 टाइप्स के मोशन होते हैं, केवल 3 टाइप्स के मोशन होते हैं, 3 टाइप्स के केवल मोशन होता है, केवल 3 टाइप का मोशन होता है। सर कौन कौन सा? तो पहले मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, हिंदी भी इसमें मतलब समझा दूंगा। पहला होता है ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन। सर इसका क्या मतलब होता है? बच्चों इसका मतलब होता है चलना। एक मोशन तो ये। अच्छा, हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करेंगे। एक मोशन है जो आप चलते हैं, ठीक है। एक मोशन जो क्या है, आप चलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। एक मोशन होता है बच्चे जो आप घूमते हैं, जिसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। एक है रोटेशनल मोशन, एक है ट्रांसलेशनल मोशन, एक है रोटेशनल मोशन। बच्चों रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होगा? रोटेट करना, रोटेट करना, ठीक है। बात समझ में आ गई? और बच्चों जो तीसरा लिखने जा रहा हूं उसका नाम सुनिए। तीसरा जो मोशन है बच्चों वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशनल मोशन ये क्या होता है समझो। मान लो कि हमको चारों ओर से पकड़ लो आप लोग, ठीक है। ना मैं चल पाऊं, ना मैं शक्तिमान की तरह रोटेट कर पाऊं, तो मैं क्या करूंगा? अपने शीट पे ऐसे वाइब्रेट करूंगा। बता, अपने पोजीशन पे ना, अपने मेन पोजीशन पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना, इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। और ये कब संभव है? ये तब संभव है ना जब आपको एकदम बिल्कुल चारों ओर से एकदम बिल्कुल कस के पकड़ लिया जाए, ना आप चल पाए, ना आप रोटेट कर पाए, बस केवल अपने जगह पे मेन पोजीशन पे केवल वाइब्रेट करें। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट होते हैं? क्या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है? क्या सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ? बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों जब सॉलिड के पार्टिकल, मुझे एक ये बीच वाला पार्टिकल को पकड़ लीजिए। अब सोचिए बेचारा ये बीच वाला पार्टिकल ना तो चल सकता है, ना बेचारा अपने जगह पर शक्तिमान बन सकता है, तो क्या करेगा? ये पार्टिकल क्या करेगा? ये पार्टिकल केवल अपने जगह पे वाइब्रेट करेगा। समझ गया ना? तो मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि सॉलिड के पार्टिकल का केवल एक ही मोशन होता है जिसका नाम है वाइब्रेशनल मोशन। जो भी सॉलिड होते हैं ना, केवल एक ही मोशन करते हैं। अब वो कौन सा करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? अपने जगह पे केवल और केवल वाइब्रेट करते हैं, बस अपने जगह पे वाइब्रेट करेंगे। उनके पास और कोई मोशन ही नहीं है यार। कैसे मोशन, आप भी बताओ। हो ही नहीं सकता भाई। चल सकते नहीं है, रोटेट कर सकते नहीं है, क्योंकि देखो ना कितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है यार। अगर ये सॉलिड है ना, सॉलिड किसे कहते हैं? सॉलिड उसे कहते हैं जिसके पार्टिकल बिल्कुल कॉम्पैक्ट, एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो, कोई स्पेस ना हो, बिल्कुल ऐसे, उसे सॉलिड कहते हैं। तो जब ये कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे से बहुत अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बड़ा हुआ है। जब बड़ा हुआ इसका मतलब ये ना चल सकता है, ना रोटेट कर सकता है। ये बच्चों केवल और केवल वाइब्रेशन कर सकता है। मुझे बस केवल एक ही लाइन बताना था, मैं इस बात को लिख देता हूं। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब होता है वाइब्रेट करना। आप मोबाइल को देखिए, मोबाइल पर जब आप वाइब्रेशन लगा देते तो क्या करते हैं? एक ही जगह पे वाइब्रेट करता है ना। वहां फोन आएगा, एक ही जगह वाइब्रेट करेगा, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल, वाइब्रेशन करना, ठीक है। वाइब्रेट करना, वाइब्रेट, वाइब्रेट करना। बात समझ में आ रहा है बच्चों? वाइब्रेट करना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अपने जो पोजीशन है ना, अबाउट द मीन पोजीशन। मीन मतलब जिस पोजीशन पे है, अपने मीन पोजीशन पे वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। अभी देखिएगा, मुझे इसकी जरूरत है, अभी इसकी जरूरत है बच्चों, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो जरा मुझे बताओ, क्या मैं नोट डाल के यहां लिख सकता हूं क्या कि सर आप जो लेसन पढ़ा रहे हैं, मतलब जिसका नाम है सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं सर, उनके पास केवल एक ही प्रकार का
मोशन होता है, सॉलिड के पार्टिकल रेगुलर पैक होते हैं, रेगुलर रेंज होता है, रेगुलर पैक होता है, आपको अच्छे से पता ना, रेगुलर पैक होते हैं। इसलिए मुझे बता दीजिए उनके पर कौन सा मोशन होता है। तो रेगुलर पैक होंगे तो मुझे बताओ क्या वो चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। क्या वो रोटेट कर सकते हैं? नहीं, ना रोटेट कर सकते हैं। तो ना चल सकते ना रोटेट कर सकते, फिर क्या कर सकते हैं? वे केवल और केवल अपने जिस प्लेस पे है ना, अपने पर्टिकुलर प्लेस पे वाइब्रेट करेंगे, बस अपने पर्टिकुलर प्लेस पर वाइब्रेट करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि जो सॉलिड होते हैं ना, उसमें केवल एक ही प्रकार का मोशन होता है जिसका नाम है वाइब्रेशनल मोशन। मतलब अपनी जगह पे केवल और केवल वाइब्रेट करना, ना लेफ्ट जाना ना राइट जाना ना रोटेट करना। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक लाइन लिख देता हूँ जल्दी से फास्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ। ठीक, अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप देखते रहिए मैं क्वेश्चन क्या करा रहा हूँ। तो मैं इस बात को नोट डाल के लिख देता हूँ ताकि हम लोग आगे बढ़े। नोट डाल के क्या लिखना है कि वाइब्रेट करते, ठीक है। नोट डाल के लिखना है सॉलिड में, मतलब जो सॉलिड के जो इंटर मतलब जो अंदर के पार्टिकल हैं, सॉलिड में ओनली वाइब्रेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। अभी देखना इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, अभी देखना। चलो, तो मैंने आपको सॉलिड के बारे में कुछ आपको बता दिया कि सब सॉलिड में ऐसा कुछ होता है। मैंने सॉलिड लिक्विड के बारे में बता दिया। अब शुरू करते हैं अपना जो काम, जहां से स्टार्ट होता है, जहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं भी बताता हूं। देखो बच्चों, ऐसा है ना कि सॉलिड के क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले समझाता फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मतलब सॉलिड के क्लासिफिकेशन क्या क्या है, जरा देखो सॉलिड की क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो बच्चों सॉलिड की क्लासिफिकेशन हम लोग दो तरीके से करेंगे। एक कैसे करेंगे जरा समझो। जैसे मान लो कि बच्चों ये सॉलिड के इंटर पार्टिकल है, ये सॉलिड के इंटर पार्टिकल है, ये सॉलिड के इंटर पार्टिकल मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक। तो ये सॉलिड के इंटर पार्टिकल में हम दो प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। एक पहला प्रकार जो पढ़ने वाले हैं कि इनके बीच में किस प्रकार से अट्रैक्शन लग रहा है, या इनके बीच में किस प्रकार का फोर्स लग रहा है। भाई दो सॉलिड के पार्टिकल में आपस में रख रहे हैं तो इनके बीच में किस प्रकार का फोर्स लग रहा है, ये पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे ना कि इनको हमने कैसे अरेंज किया है। अगर भैया सही सही अरेंज करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर इधर उल्टा सीधा अरेंज करेंगे तो एमॉर्फस सॉलिड। तो दो प्रकार से हम इसको अरेंजमेंट करेंगे, और जिसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। क्या क्या जरा ध्यान से सुनिए, पहले मैं आपको समझा दूं कि सर इसका क्या मतलब है। मुझे एक बात बताओ, जरा सिंपल से तरीके से सुनो। मान लो बच्चों कि हमने जो जो इंटर पार्टिकल लिया है जिससे हम सॉलिड बना रहे हैं वो केटायन और एनायन, मान लीजिए ऐसे केटायन एनायन। तो बच्चों ये केटायन और एनायन है, इसका मतलब हम इसको बोलेंगे सर ये रहा आयनिक सॉलिड। हम बोल देंगे सर ये आपने आयनिक सॉलिड बना दिया। मैं पहला बोलूंगा आयनिक सॉलिड, तो मैं आपसे पूछूंगा ये आयनिक सॉलिड कैसे बनेगा, तो आप बोलेंगे सर आपने जो भी सॉलिड बनाया है आपने एक केटायन और एक एनायन को रख के बनाया है, इसलिए इस सॉलिड का नाम आयनिक सॉलिड होगा। जैसे आपको पता है NaCl का क्रिस्टल ले लो, NaCl क्रिस्टल में आयनिक सॉलिड होता है, ठीक है। यहां तक अब आगे सुनिए। अब प्रश्न ये है, ये तो आयनिक सॉलिड हो गया,
अब आयनिक सॉलिड में जो भी पार्टिकल है जिससे ये मिलकर बना है वो होते हैं आयन। ठीक, और मैं बताना चाहता हूँ यदि फिजिक्स का आपको पहला लेसन बहुत अच्छे से आता है तो फिजिक्स का पहला लेसन ये कहता है कि बच्चों ये दुनिया का कोई भी अगर दो आयन हो तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि कूलॉम लॉ से बताया जाता है, K(Q1 Q2)/r²। और इसी फोर्स को आपकी गुजराती में जो पहला लेसन उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक बार फिर सुन लीजिए, दुनिया का कोई भी अगर आपको दो आयन दिखाई देगा ना तो आंख बंद करके लिख देना सर इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बताया कि बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड हम लोग पहला जो कैटेगरी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन इंटर पार्टिकल। मतलब इंटर पार्टिकल मतलब जिस पार्टिकल से आप सॉलिड बना रहे हैं, मतलब सॉलिड बना है, इंटर पार्टिकल फोर्स। और इसमें जो पहला पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट हम जो पढ़ने वाले इसमें पहला, उसका नाम है आयनिक सॉलिड। क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन आ सकता है। आपको अच्छे से पता ना, एनसीईआरटी कोई भी लाइन डायरेक्ट हमारे नीट में पूछता है, तो हम थोड़ा सा हर बात पे विचार करेंगे। अब आयनिक सॉलिड के बारे में विचार समझिए। सबसे पहला चीज कि सर ये आयनिक सॉलिड बना कैसे। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे हाथ में ये पेन है, कैसे बना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि पेन कैसे बना होगा, कुछ ना कुछ प्लास्टिक से, या कैसे बना होगा, या कोई मोबाइल कैसे बना होगा तो मोबाइल में कोई मेटल या किसी चीज को लगा के बना होगा। ऐसे में पूछूं आयनिक सॉलिड कैसे बना होगा, तो बच्चों उसको इंग्लिश में बोलते हैं किससे मिलकर बना है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब ये किस पार्टिकल से मिलकर बना है। ये जो आयनिक सॉलिड है ये किस पार्टिकल से मिलकर बना है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बना है। तो आपका आंसर आएगा सर ये जो आयनिक सॉलिड है ये आयन से मिलकर बने, आयन से। देखो साइड में एग्जांपल बता दूंगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर ये आयन से मिलकर बने हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या है, FOA। तो आपका आंसर ये है कि सर अच्छे से पता है आपको कि दुनिया का अगर कोई भी दो आयन हो उनके बीच में केवल एक ही फोर्स लगता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान सुनिएगा सब लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर इसका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है। तो मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत हाई होता है, वेरी हाई। ठीक है, और चौथी बात क्या है, ध्यान सुनिएगा कि सर इसकी कंडक्टिविटी के बारे में क्या है। कंडक्टिविटी का मतलब समझिए, जैसे मान लो मेरे पास ये पेन टैब है, अगर मैं पूछूं कि क्या इसमें करंट फ्लो होगा, तो अगर करंट फ्लो होगा तो आप बोलेंगे सर ये अच्छा कंडक्टर है, और करंट फ्लो नहीं होगा तब बोलेंगे सर ये नॉन कंडक्टर है, क्यों सर इसमें करंट फ्लो नहीं होता। आप याद करो मैंने बताया था कि करंट बच्चों दो तरीके से फ्लो होता है। फिजिक्स में करंट बच्चों ना इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो होता है, और केमिस्ट्री में बच्चों करंट ना आयंस के द्वारा फ्लो होते हैं। और केवल आयंस के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं कि आप आयंस को पकड़ लो भाई करंट फ्लो हो जाए, नहीं, आयंस जब मूव करेगा ना सॉल्यूशन में तभी करंट फ्लो हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक जगह आयंस बैठे हो तो करंट फ्लो हो सकता है, ऐसा कभी संभव नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बच्चों कंडक्टिविटी के बारे में क्या ख्याल है, अगर हमसे कोई पूछेगा कि सर इसकी कंडक्टिविटी के बारे में क्या बताना आपको, तो मैं क्या बोलूंगा, जरा ध्यान सुनिए। मैं बोलूंगा बच्चों देखो, अब सबके मन में क्या आता है, मेरी बात सुनो। मान लो जय पटेल तुम्हारे मन में आएगा कि सर ये तो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड मतलब ये वो सर ये तो आयन से मिलकर बने। लेकिन बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बच्चों ये सॉलिड है, और सॉलिड में बच्चों ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है, सॉलिड चल नहीं सकते, सॉलिड शक्तिमान भी नहीं बन सकते, मतलब सॉलिड केवल अपने पाथ पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो बच्चों अगर कोई आयन मूव ना करे तो वो कंडक्टर हो ही नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि सॉलिड में बच्चों केवल एक ही मूवमेंट होता है, कौन सा मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन। मतलब सॉलिड अपने जगह पे पड़ के क्या करेंगे, ऐसे वाइब्रेट करेंगे। जब ऐसे वाइब्रेट करेंगे बच्चों तो मूव तो करेंगे नहीं भाई, जब तक सॉल्यूशन में मूवमेंट ना हो आयंस का
तब तक वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता ना, वो कंडक्टर होता ही नहीं। बच्चों ध्यान सुनिएगा, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड, वो नॉन कंडक्टर होते हैं। आप इसका रीजन बता दोगे ना, कोई पूछेगा तब क्यों होंगे? हाँ सर। हाँ, इसका रीजन ये है कि बच्चों जो सॉलिड होते हैं उसमें केवल एक ही प्रकार का मोशन होता है जिसका नाम है वाइब्रेशनल मोशन। उसमें बच्चों ना वो चल सकते हैं ना रोटेट कर सकते हैं। और जब भी कभी कोई आयंस मूव ना करे तो बच्चों को कंडक्टर हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चों आपको अच्छे से पता है कि यदि आप इसी सॉलिड को मेल्ट कर दे, मतलब इसको मोल्टेन स्टेट में ले ले, मोल्टेन, मोल्टेन समझते हैं ना, थोड़ा सा मोल्टेन फॉर्म में ले ले, लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा मोल्टेन। अगर आप इसी सॉलिड को इसको थोड़ा सा मोल्टेन स्टेट में ले लें, मोल्टेन स्टेट में ले लें, मोल्टेन स्टेट में ले लें, या बच्चों इसी सॉलिड को सॉल्यूशन में ले लें, तो अगर आप इसको सॉल्यूशन स्टेट में ले लेंगे, सॉल्यूशन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट में ले लेंगे, तो आपको पता ना लिक्विड स्टेट में तो आयंस मूव करते ही, और जब भी बच्चों आयंस मूव करेगा तो आपको पता है कि ये कंडक्टर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। तो चलो, मेरा इतना आंसर मिल गया, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आपको और बताऊं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी सुन लो। क्या प्रॉपर्टी सुन, इसकी इसकी प्रॉपर्टी क्या, मैं इधर साइड में लिखता हूँ बच्चों। इसकी प्रॉपर्टी ये है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी आयनिक सॉलिड है, तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो बच्चों ये क्या होता है ना, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब समझाता हूं। ये बच्चों ना नेचर में ब्रिटल होते हैं, BRITTEL, ब्रिटल इन नेचर। जैसे मान लो कि मेरे पास ये पेन टैब है ना, तो बच्चों पेन टैब को यदि मैं थोड़ा सा भी पुश करूंगा, अगर ये टूट जाए ना, तो मैं वो इंग्लिश में बोलूंगा साहब ये ब्रिटल होते हैं। याद है चौक, आपके स्कूल में जब पहले जो चौक चलता था तो लोग क्या बोलते थे, सर चौक ब्रिटल है। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब थोड़ा सा भी चौक को लोगे तुरंत टूट जाएगा। तो यदि कोई भी चीज थोड़ा सा ऐसा करे वो टूट जाए तो उसको इंग्लिश में ब्रिटल बोलते हैं, ब्रिटल। तो प्रश्न ये है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जी ये टूट कैसे जाता है, सर ये टूट कैसे जाता है, जरा इसका रीजन बताइए। तो मैं आपको इसको रीजन बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ। देखो बच्चों, इसका रीजन सुनो। जैसे मान लो कि मेरे पास ये कोई आयनिक सॉलिड है, ध्यान सुनो। आयनिक सॉलिड मतलब ऐसा सॉलिड जो, देखो सॉलिड ऐसे ही तो होते हैं ना, सॉलिड एकदम बिल्कुल पास पास में होते हैं, उनके बीच में मैक्सिमम मतलब डिस्टेंस बिल्कुल निग्लिजिबल होता है एकदम। बोलो क्या सॉलिड ऐसे होते हैं लोग? हाँ सर। अच्छा, अगर मैं आयनिक सॉलिड बना रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि सर यहाँ प्लस होंगे तो माइनस होंगे, ये प्लस होंगे ये माइनस होंगे, ये प्लस होंगे ये माइनस होंगे, ये बना देता हूं, ये प्लस होंगे ये माइनस होंगे, ये फिर प्लस होंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ध्यान सुनना बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि ये ब्रिटल क्यों होते हैं, इसका रीजन सुनिए। ठीक, यहां तक ठीक है। सर आपने आयनिक सॉलिड बना लिया, प्रश्न ये है कि सर इसको थोड़ा सा टच करने पे या थोड़ी देर बाद ये टूट कैसे जाता है? तो मान लो बच्चों आपने यहां से पुश किया, मान लीजिए आपने यहां से धक्का दिया, तो जब धक्का दोगे बच्चों तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, थोड़ा सा आगे खसकेगा। जब थोड़ा सा आगे खसकेगा बच्चों, तो ये जो प्लस वाला ये प्लस के नीचे चला आएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा। बात को समझिए, जब इसको थोड़ा सा धक्का देंगे, ऊपर वाले को थोड़ा सा पुश करेंगे, तो पुश करेंगे तो थोड़ा सा एक लेयर शिफ्ट होगा, और जैसे शिफ्ट होगा बच्चों तो नीचे जो प्लस है ऊपर भी प्लस आ जाएगा, नीचे जो माइनस है ऊपर भी माइनस आ जाएगा। तो मुझे बता दो, दो सेम चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? रिपल्शन होगा ना, तो बच्चों इसलिए वो टूट जाते हैं। समझ गया ना ब्रिटल क्यों होते हैं? हाँ सर। तो बच्चों इसके एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल आपका समझ लीजिए। एग्जांपल है NaCl, MgCl2 और Ki। तो बच्चों ये आयनिक सॉलिड से रिलेटेड क्वेश्चन यदि कोई भी पेपर में आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन में गलत नहीं करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग दूसरी बात करें।
अभी कुछ अच्छी चीज करने वाले हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलिए स्टार्ट करें आगे नेक्स्ट। हाँ सर। ठीक, तो बच्चों अभी क्या बात हो रही थी कि इंटर पार्टिकल मतलब अंदर के पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर या उनके फोर्स के आधार पर हम लोग सॉलिड को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले बोल दिया कि सब ऐसा कुछ होता है। मैं इसको हटा रहा हूं, देखना। अब मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। मान लीजिए कि हमने ये भी मेटल लिया, 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 और मेटल को जोड़ जोड़ के हमने सॉलिड बनाया। तो बच्चों यदि हम मेटल को जोड़ जोड़ के सॉलिड बनाएंगे तो मुझे बताइए क्या मैं इसको मेटेलिक सॉलिड बोल दूं? हाँ सर। हमने मेटल को जोड़ जोड़ के सॉलिड बनाया तो हमने मेटेलिक सॉलिड बोल दिया। सर आप म्यूट है। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपने आयन लिया था तो उसको हमने आयनिक सॉलिड बोल दिया था। लेकिन बच्चों अब आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल ले रहे हैं और उस मेटल को फिक्स अरेंज करके सॉलिड बना रहे हैं। इसका मतलब आपको सर मेटेलिक सॉलिड पढ़ाने जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो दूसरा सॉलिड है बच्चों, वो है मेटेलिक सॉलिड। देखो मेरी बात सुनो, हमको सॉलिड बनाना है। मेरी बात एक समझो जरा बच्चों, अगर आप आयन लेके सॉलिड बनाएंगे, सपोज आप आयन लेके सॉलिड बनाएंगे तो इसको आयनिक सॉलिड बोल देंगे। यदि आप मेटल लेके सॉलिड बनाएंगे, ऐसे मेटल लेके सॉलिड बनाएंगे तो इसको मेटेलिक सॉलिड बोल देंगे। यदि बच्चों आप सोचिए, यदि आप एटम लेके सॉलिड बनाते, एटम लेके ऐसे सॉलिड बनाते, एटम लेके, तो इसको कोवेलेंट सॉलिड बोल देंगे। और बच्चों यदि आप मॉलिक्यूल लेके सॉलिड बनाते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल देंगे। भाई कुल मिला के तो आपको दो चीज को अरेंज करना ना, बिल्कुल एकदम सही से अरेंज करना है, फिक्स पैटर्न पे अरेंज करना है, रेगुलर अरेंज करना, और उसमें पैकिंग अच्छी करनी है। तो किससे लेके बना रहे वो डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लेके बनाएंगे ना, उसी के आधार पर हम सॉलिड का नाम लिखेंगे। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन लिया तो आयनिक सॉलिड, मेटल लिया तो मेटेलिक सॉलिड, अगर आपने मॉलिक्यूल लिया तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगर आपने बच्चों एटम लिया तो आपको अच्छे से पता है कि एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसलिए उसका नाम कोवेलेंट सॉलिड होता है। कैसे होता है मैं एक करके बताता हूं, जरा देखते जाओ। तो बच्चों हम लोग दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग दूसरा पढ़ने हैं मेटेलिक सॉलिड। अब जरा देखो, आपने बार बार सुना होगा मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। बच्चों मेटेलिक सॉलिड किसे कहते हैं? सुनो, होता क्या है मेटेलिक सॉलिड? होता क्या ना कि जैसे मान लो कोई मेटल है, ठीक है, तो ये मेटल क्या करता है, ये मेटल क्या करता है, ये मेटल सबसे पहले अपने आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, और निकालने के बाद खुद मेटल पे क्या आ जाता है? मेटल पे क्या आ जाता है बोलो? पॉजिटिव। ठीक है, अब इनके बीच में आपको अट्रैक्शन दिख रहा ना बच्चों, इसी को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। आप अभी तक हमने मेटेलिक बॉन्ड बहुत बार बोला था, आपने मेटेलिक बॉन्ड के बारे में सुन लीजिए। जैसे मान लो कोई मेटल है, ठीक है, तो मेटल क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जब कौन से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच में जो अट्रैक्शन है वही मेटेलिक बॉन्ड है। सिंपल सा फंडा, बहुत ज्यादा वो नहीं। तो बच्चों हम जो दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं, इस पर लिख देता हूं, जो सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं, सेकंड है मेटेलिक सॉलिड। सेकंड हमारा मेटेलिक सॉलिड। सबसे पहले इसका कांस्टेंट पार्टिकल कौन सा है? तो बच्चों कांस्टेंट पार्टिकल कौन कौन सा है? एक तो जो मेटल उसका है, क्यों कांस्टेंट पार्टिकल, ये देखो ना आपके सामने दिख रहा है, देखो ये जो मेटल इसका आयन और साथ में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्यों यही है ना? बोलो ना, ये जो मेटल है उसका आयंस और साथ में वो जो मेटल के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके बीच में
आपका मेटेलिक सॉलिड बनता है। ठीक है, यहां तक ओके। अब प्रश्न ये है कि सर इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? तो भैया अगर ये मेटेलिक बॉन्ड है तो सिंपल सी बात है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा उसका नाम है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। दूसरा चीज सर, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो आपको अच्छे से पता है बच्चों कि यह मेटल होते हैं, मेटल, और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों बहुत हाई होता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। लेकिन बच्चों आपको मैं बता दूं कि यदि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो पीरियोडिक टेबल में सीजियम, क्या सुनिएगा, मरकरी और गैलियम, ये तीन ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों ना, मैं आपको बता दूं तो 30 डिग्री के आसपास होता है। आप जरा देखिएगा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। यदि आपके गुजरात में गर्मी का मौसम हो और गलती से यदि आपने सीजियम अपने इस पाम मतलब हथेली पर रखा हो ना, तो बच्चों ये अपने आप मेल्ट दिखाई देगा, यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि बाहर तो इतना टेम्परेचर होता है ना, आपको पता है बाहर 35-40 टेम्परेचर होता है। बात समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? मतलब आपको ना इसकी स्पेशली मेल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको हाथ पे भी रखेंगे ना, ये तीनों को, मेटल है ये बच्चों तीनों अपने आप मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों 30 से भी कम होता है। ठंडियों में तो नहीं, लेकिन गर्मियों में ना आप इसको हाथ पे रखिए ना कैंपस में, अभी अभी तुरंत मेल्ट हो जाएगा ये। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों ना बहुत हाई होता है मेटल, लेकिन लेकिन यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लो टू वेरी हाई। लो क्यों बोल देता हूँ? क्योंकि बच्चों हमारे पास तीन ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिसका नाम है सीजियम, Hg और गैलियम। इसलिए मैंने इसको लो से वेरी हाई कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। अगर मैं कंडक्टर की बात करूंगा बच्चों, कंडक्टर की, तो बच्चों ये कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर्स क्यों होते हैं? क्योंकि आप करूंगा तो बच्चों ये कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर होते हैं किसमें? ये सॉलिड फॉर्म में भी कंडक्टर होते हैं। सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर क्यों होते हैं? अभी देखो मैंने बताया था ना जय पटेल कि देखो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखो, अब जब भी कभी किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट फ्लो कर सकता है, तो कंडक्टर हो सकता है। तब मैं बता दूं कि ये बच्चों ना सॉलिड में भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर इन सॉलिड। और अगर ये मोल्टेन में भी लेंगे ना तब भी मोल्टेन में भी कंडक्टर होता है। ये दोनों फॉर्म में, मोल्टेन मतलब मेल्ट फॉर्म में, एज वेल एज इन मोल्टेन, मतलब ये दोनों फॉर्म में कंडक्टर होता है। इसके रीजन क्या है? इसके रीजन ये है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, मेटेलिक बॉन्ड किसे कहते हैं? जब किसी मेटल को आप मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो मेटल क्या करेगा? अपने आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा तो खुद कैटायन बनाएगा, और उस कैटायन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, ये मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है, खैर कंडक्टिविटी की बात हो गई। सब इसकी प्रॉपर्टी की बात सुनो। तो आप मुझे एक बात बताओ, जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास मेटल है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास आयरन है, तो बच्चों मेटल से क्या कर सकते हैं? क्या मेटल से बहुत पतली पतली शीट बना सकते हैं? शीट, देखिए ना, आयरन की शीट बनती कि नहीं बनती? शीट मतलब समझते हैं ना? शीट मतलब पतली पतली, जैसे आप पेज, जैसे ये कोई पेज ले लो, ये शीट ही तो है। देखो ये शीट है, शीट, शीट मतलब एक पतली सी शीट बना सकते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या हम उससे एक वायर भी बना सकते हैं? तार बना सकते हैं? तार, वायर, वायर बना सकते हैं ना? हाँ सर। तो बच्चों जो पतली शीट बनाया जाता है ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेलिएबल। मेलिएबल, MEALLEABL, मेलिएबल। मेलिएबल मतलब मेटल के पतली पतली शीट बनाया जाता है। और बच्चों मेलिएबल है, डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब ये हुआ ना, इससे एक लॉन्ग वायर बना सकते हैं, लॉन्ग तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। डक्टाइल है, डक्टाइल में, है ना? इसके जो एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात ही नहीं करनी, जितने भी मेटल है सब इसके एग्जाम्पल है। ऑल मेटल, मेटल तो आप जानते ही, पीरियोडिक टेबल आपको बताया गया। तो बच्चों आपको मैंने दूसरा बता दिया जिसका नाम है मेटेलिक सॉलिड। है मुझे पूरा विश्वास है मेटेलिक सॉलिड आपको आ गया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फास्ट, ताकि मैं तीसरा बता के फोर्थ बता के क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे इस पे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जल्दी से फास्ट लिखो, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, ले ली स्क्रीनशॉट।
ठीक। हाँ सर। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर हटा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना। जो तीसरा बच्चों जो सॉलिड होता है ना, उस सॉलिड को बोलते हैं कोवेलेंट, या मैं थर्ड लिख दी, सॉरी, ये थर्ड। जो तीसरा होता है वो होता है कोवेलेंट। कोवेलेंट इसको बच्चों नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताता हूँ अभी, उसे आपको पता है फिर भी बता देता हूँ। इसे नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसके कांस्टेंट पार्टिकल की। कांस्टेंट पार्टिकल मतलब ये किससे मिलकर बना है, यदि मैं बात करूंगा तो। सबसे पहले म्यूट कर लें, यहाँ के शो ठीक है। तो अगर मैं इसके कांस्टेंट पार्टिकल की बात करूंगा, कांस्टेंट पार्टिकल ये किससे मिलकर बना होता है, तो बच्चों जब भी कभी कोवेलेंट का नाम होता है, आप अच्छे से पता है कि ये एटम से मिलकर बना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, तो बच्चों किसी भी एटम में हमेशा केवल एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है सर, अच्छी बात है। अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा बच्चों, तभी बताता हूँ। इसके जो एग्जांपल है उसको सुन के आपको मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मान लो कि बच्चों इसके जो एग्जांपल है वो डायमंड होते हैं, ग्रेफाइट होता है ना, डायमंड ग्रेफाइट होता है। तो बच्चों आपको अच्छे से पता है डायमंड के बारे में, आप डायमंड के बारे में अच्छे से जानते हैं कि बच्चों अगर मैं डायमंड की बात करूँ, डायमंड की स्ट्रक्चर देखो, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं पहले डायमंड बताता हूँ बच्चों। डायमंड में कार्बन एटम लेते हैं, ठीक है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बना लिया। अब बच्चों ये ना ऐसे नेटवर्क फॉर्म में बनाता जाता है, देखो कैसे। फिर ये कार्बन हो गया, फिर ये 4 बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ कार्बन ले लो, फिर ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी कार्बन ले लो, फिर ऐसे 4 बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन ले लो, ऐसे 4 बॉन्ड बनाएगा, ऐसे करके कार्बन बनाता जाएगा। और इसमें जितने भी कार्बन है सब के सब sp3 है। मुझे बताओ, क्या ये सभी कार्बन का एक नेटवर्क है कि नहीं, नेटवर्क है क्या इसमें सबके सब एटम है? इसलिए बच्चों इसको नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है, नेटवर्क सॉलिड। पहली चीज, इसमें सबके सब एटम है, सबके सब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब आप देख लीजिए इसमें कितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड होते हैं, और प्राइमरी बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। इनके सभी बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है तब जाके ये मेल्ट होंगे बच्चों। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों ना हाई से वेरी हाई होता है, हाई टू वेरी हाई। क्योंकि बच्चों ऐसा तो मेल्ट होगा नहीं, ये मेल्ट तब होगा जब इसके सभी बॉन्ड को तोड़ोगे। तो बच्चों इसमें नेटवर्क होता, बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो इनके सभी बॉन्ड को तोड़ के मेल्ट करना मतलब हाई से बहुत हाई होते हैं। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूंगा तो आपको पता है कि ये नॉन कंडक्टर है, लेकिन बच्चों इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन बताएगा? कोई एक ऐसा कोवेलेंट है, ग्रेफाइट। बहुत बढ़िया, ये नॉन कंडक्टर है। लेकिन बच्चों अच्छा, ग्रेफाइट में ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है? उसमें एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन, हाँ, उसमें एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है जो घूमता रहता है, ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बच्चों एक्सेप्शन है, जो कि कंडक्टर होता है। चलिए कोई बात नहीं। मैं ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये मैंने डायमंड की स्ट्रक्चर बनाई है, ये डायमंड है। डायमंड में कार्बन sp3 होता है। मैं और एग्जांपल लिख देता हूँ उसके, 2-3 एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा। तो पहला एग्जांपल डायमंड, डायमंड आपको दिख गया, जॉइंट स्ट्रक्चर है। बच्चों ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता है, हेक्सागोनल लेयर होता है, आप अच्छे से जानते हैं। और बच्चों जो तीसरा है SiC, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसका नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम उसका होता है, नाम क्या है? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज। सिलिकॉन कार्बाइड। इसका एक और फेमस नाम है जो पेपर में आ चुका है, क्या नाम बोलो? इसका नाम होता है कार्बोरेंडम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। तो बच्चों ये हो गया तीसरा क्लासिफिकेशन, जो मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं फोर्थ वाला बताऊं जल्दी से, फास्ट। बच्चों जब तक हम फोर्थ वाला करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, उसके बाद ही हम क्लास से जाएंगे, ठीक है? ठीक है, इसको हटा दे, फोर्थ वाला स्टार्ट करें। हाँ सर। ओके। तो बच्चों मैंने आपको क्या बोला, एक बार फिर सुन लीजिए। हम सॉलिड को 2 प्रकार से अरेंज करेंगे जय। पहले सॉलिड के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। कैसे सर? अगर आपने 2 आयन लिया, मतलब आयन का सॉलिड बनाया था, आयनिक सॉलिड,
सर अगर आपने मेटल का सॉलिड बनाया तो मेटेलिक सॉलिड, सर आपने एटम का सॉलिड बनाया तो कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, सर अगर आपने मॉलिक्यूल ले लिया तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब उनके बीच में कौन कौन से पार्टिकल है, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, मैं एक एक करके डिटेल बता रहा हूँ, इसके एग्जांपल ही बता रहा हूँ। खैर अब मैं बात कर रहा हूँ 4th नंबर की। बात कर रहा हूँ 4th नंबर। अगर मैं 4th, ध्यान सुनिएगा, 4th नंबर इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आता है। अब 4th नंबर क्या है बच्चों, सुनो, जो 4th नंबर है उसका नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो 4th नंबर है उसका नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मुझे एक क्वेश्चन का और जवाब दो जय पटेल, कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? वांडरवाल। वांडरवाल लगता है, बस वांडरवाल ही लगता है। क्या भैया बस वांडरवाल ही लगता है, यही तुम लोग पढ़े हो? बिल्कुल सही बात है बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल के बीच में दो फोर्स लगता है, जो सेकेंडरी बॉन्ड है उसमें से एक हाइड्रोजन है और दूसरा वांडरवाल है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, वांडरवाल कितने प्रकार का होता है? वांडरवाल फोर्स भी कितने प्रकार का होता है? पोलर और नॉन पोलर। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, यही बताया था मैंने अभी अभी 3 दिन पहले तो बताया था। टाइप के थे। ये हमारा क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन क्या 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 बताया आपने? बच्चों 5 प्रकार का होता, बताया तो था। याद नहीं आ रहा तुम लोग को यार, बताया तो था, कुछ खाना बोलो ना। हाँ सर। चलो अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जरा मुझे बताइएगा, एक क्वेश्चन और पूरी क्लास में पूछ रहा हूँ, जरा जो लोग भी क्लास में बताइए कि बच्चों उसमें एक फोर्स बताया था जिसका नाम है लंदन फोर्स। कोई बताएगा लंदन फोर्स किस मॉलिक्यूल के बीच में बनता है? बड़ी समस्या है। नॉन पोलर नॉन पोलर। यस, नॉन पोलर के बीच में बनता है। बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है, शानदार। बच्चों मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं, थोड़ा सा रिकॉल कर दो, 2 मिनट का प्लीज मुझे समय दे दीजिए। क्या है, मेरी बात सुनिए। अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूंगा बच्चों, अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूंगा तो बच्चों अच्छे से पता है कि 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। थोड़ा सा अगर वो वाला डिजिटल बोर्ड होता ना, तो ये लाइन बच्चों पता है वैसे सीधी हो जाती है, तो बाकी लोग यूज करते हैं ना अनअकैडमी, बाकी ये अपने आप सीधी हो जाती है, थोड़ा सा मुझे टेढ़ा हो जा रहा है, खैर कोई बात नहीं। जरा मेरी बात सुनिए बच्चों, कौन सा बॉन्ड, क्या सुनिए, सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले एटम और एटम आपस में मिलेंगे। जब एटम एटम आपस में मिलेंगे तो बच्चों इसी का नाम क्या है? प्राइमरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड। और बच्चों आपको अच्छे से पता है कि प्राइमरी बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होता है तो स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, कौन बताएगा? 200 से 400 किलो जूल 400 किलो। पर मोल होती है, इसलिए स्ट्रांग होता है। तो मेरी बात सुनिएगा, जब कभी एटम और एटम आपस में मिलेंगे, जैसे मान लो बच्चों मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिला दिया, तो मुझे बताओ क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा ना। तो बच्चों इसके बाद होता क्या है ना, कि जैसे मॉलिक्यूल बन गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे H2 बन गया, यहाँ पे H2 बन गया, हमारे पास ये मॉलिक्यूल H2। तो बच्चों इसमें जो बॉन्ड बनता है ना, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड मतलब होता है प्राइमरी बॉन्ड बनने के बाद बना हुआ बॉन्ड। तो पहले एटम एटम मिले, मॉलिक्यूल बना, फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है बच्चों, उसी को सेकेंडरी बॉन्ड के नाम से जानते हैं। उसी को सेकेंडरी बॉन्ड के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड के नाम से जानते हैं। बच्चों ये सेकेंडरी बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। वीक क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, बोलो? 2 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। अब मुझे एक चीज का आंसर दो, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों, जरा ध्यान से। ये जो प्राइमरी बॉन्ड है, ये कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा होता है मतलब?
एक होता है आयनिक, आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट कोवेलेंट, तीसरा कौन सा होता है? मेटालिक, मेटेलिक। अच्छा कोवेलेंट बोल दो इसको या कोऑर्डिनेट बोल दो, आपको पता नहीं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट को तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, और इसका है मेटेलिक, हाँ सर। जो हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया, हमने सॉलिड पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, ये कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 ध्यान सुनिएगा, अब यही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पहले हम लोग करने वाले हैं। अब एक बार फिर सुन लीजिए, ध्यान सुनिए बच्चों, जब भी कभी आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे, मॉलिक्यूल, जैसे मान लो कि आपको कोई मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, और बच्चों जब भी कभी आपको कोई मॉलिक्यूल दिखाई दे और मैं पूछूं कि बताओ इसमें किस प्रकार का बॉन्ड है, तो बच्चों आपको 2 प्रकार के बॉन्ड सोचना है। एक सोचना हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक सोचना है बच्चों वान डेर वाल बॉन्ड। यही 2 सोचना है। लेकिन प्रश्न ये है कि सर कब कौन सा सोचना, इसके बारे में कैसे विचार करेंगे? तो ध्यान सुनो, बड़ा बच्चों बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। देखो जब भी कभी कोई क्वेश्चन आए ना, जैसे मान लो कि कोई मॉलिक्यूल आ जाए, कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, पूछे कि बताओ इसमें कौन सा इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच में क्या लगेगा, तो आपका तो 2 ही आंसर होगा, सर हाइड्रोजन या वान डेर वाल। अच्छा वान डेर वाल में भी 5 टाइप होते हैं, वान डेर वाल भी 5 प्रकार के होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी अभी केमिकल बॉन्डिंग में बता रखा है, ठीक। अब सुनिएगा, लेकिन हमारे मन में प्रश्न ये कि सर हमको कैसे पता कि ये हाइड्रोजन होगा कि वान डेर वाल होगा? बड़ा सिंपल सा काम। देखो जब भी कभी आपको पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, तो बच्चों ये मैंने बताया था ना कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो होते हैं ना वो फोन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड वाले क्या करते हैं? वो फोन करते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या फोन करते हैं, क्या फोन करते हैं, मतलब ये हुआ कि बच्चों जब भी कभी फ्लोरीन के बगल में आपको हाइड्रोजन दिखाई दे तो समझ लीजिए वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने वाला है। जब भी कभी ऑक्सीजन के बगल में कोवेलेंट से हाइड्रोजन दिखाई दे, समझ लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने वाला है। और जब भी कभी नाइट्रोजन के बगल में हाइड्रोजन दिखाई दे, समझ लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने वाला है। तो बच्चों यदि कभी किसी मॉलिक्यूल में इस प्रकार का सीन हो तो आपको वान डेर वाल नहीं बोलना है, क्या बोलना है? आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि बच्चों ये थोड़ा सा मजबूत होता है, ये 8 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, और बच्चों थोड़ा सा ये वीक होता है, ये 2 से 8 किलो जूल पर मोल होता है। सर समझा नहीं? और समझाओ, समझाता हूं। मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने बच्चों कुछ मॉलिक्यूल भर दिया जानबूझ के, लो अमोनिया भर दिया। याद रखना हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ना है, तो बच्चों हमने अमोनिया सॉलिड ले लिया। अब एक अमोनिया सॉलिड के मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं भाई, किसी कंटेनर में मैंने बोला मॉलिक्यूल है तो भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो हम केवल 2 मॉलिक्यूल लेके बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अमोनिया के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, केवल 2 लेके चल रहा है। तो मुझे बताओ ये मॉलिक्यूल है अमोनिया का? यस सर। क्या ये भी अमोनिया का मॉलिक्यूल है? यस सर। तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? सर सेकेंडरी बॉन्ड। सर सेकेंडरी बॉन्ड में कौन कौन सा हो सकता है? सर हाइड्रोजन और वान डेर वाल। लेकिन इसमें से कौन होगा? आप बताइए, वान डेर वाल होगा क्या? कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो अब आंख बनकर क्या बोलेंगे? सर इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। तो बच्चों जब भी कभी 2 मॉलिक्यूल दिखाई देना तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन बॉन्ड सोचना है। अब मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लॉप हो गया तो कोई बात नहीं, वान डेर वाल आंसर, बात खत्म भाई, वान डेर वाल जिंदाबाद। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड तो बस 3 है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले फोन करते हैं, उसके बाद दूसरा क्या है? वान डेर वाल। तो जरा पहले इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं वान डेर वाल पे भी कुछ थोड़ा सा डिटेल बता दूं, थोड़ा सा जल्दी से फास्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान सुनिएगा, मैं इधर साइड में लिख देता हूं। तो बच्चों मैं वान डेर वाल बताने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करा दूं। मैं क्वेश्चन नहीं मतलब कुछ बातें सुनो। मैं आपको मैंने याद है मैंने बताया था, आप तो इससे अच्छे जानते हैं। एक है पोलर। पोलर का मतलब होता है जिसमें
जिसका म्यू डायपोल मोमेंट 0 ना हो। पोलर का मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज जिसमें एक प्लस और एक माइनस, उसे पोलर बोलते हैं। बहुत सिंपल सा बंदा है। और इससे भी समझ में नहीं आया ना सुना कर बिल्कुल, तो आप ये कहना कि सर जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस हो वह 0 ना हो बस। और 0 ना हो, और सुनो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस में 0.4 से ना ज्यादा हो। सर ऐसा क्यों, बताते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको अगर याद हो तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया था, आपको याद है इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा किसका होता है? जल्दी बताइए तो फटाफट। सबसे ज्यादा क्लोरीन का। क्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन बराबर होता है। उसके बाद हाँ, ब्रोमीन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद फास्फोरस, हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, क्या बात है, गुड, अच्छी बात है। इसी बाने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें फिर से रिकॉल हो गया, अच्छी बात है, बढ़िया। अब मुझे जरा एक एक करके एक बार फिर रिवाज जरा दीजिए, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग ऊपर नोट कर लेते हैं। बच्चों इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है दुनिया का सबसे ज्यादा 4 होता है, इसकी 3.5 होता है। ये बच्चों नकल मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑलमोस्ट सेम होता है। ब्रोमीन का 2.8 होता है। इन तीनों का 2.5 होता है, जिसमें हमें कार्बन की जरूरत पड़ेगी, याद रखिए कार्बन का 2.5। और बच्चों फास्फोरस हाइड्रोजन का भी सिमिलर होकर 2.1 होता है। आपको कोड तो मैंने बताया था ना, फोन नकल, फोन नकल। ये हो गया बियर अच्छी चीज नहीं होती है। इश्क, और ये हो गया बच्चों पहलवान। तो ये कोड हो गया जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोड है, ऑर्डर है, जो हमको याद करना है। प्रेडिक्टेबल मैंने याद करा दिया था, खैर कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान सुनिएगा, मैं जो बताना चाहता मेरी बात सुनिए। मैंने आपको क्या बोला कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा आप कोई मॉलिक्यूल ले रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल ले रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपने HCl ले लिया, HCl मॉलिक्यूल है, यस सर। हाइड्रोजन और क्लोरीन का डिफरेंस क्या 0 है? नहीं सर। क्या 0.4 से ज्यादा है? यस सर। इसका मतलब ये पोलर है, पोलर हो गया, सही बात है। आपने HBr ले लिया, ये भी पोलर है, क्लियर है, पोलर है ना। अब मुझे क्वेश्चन बताओ, क्या NH3 पोलर है कि नहीं है? हाँ। ये भी पोलर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब देना है, क्या CH4 पोलर है? CH4 बच्चों ये पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? आप चेक कर लो, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को चेक करो, इसका 2.5 होता है और इसका 2.1 होता है। और अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 0.4। और बच्चों 0.4 तक कोई भी बॉन्ड नॉन पोलर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए बच्चों मेथेन एक नॉन पोलर है, याद रखिएगा। मेथेन क्या है? नॉन पोलर, पोलर नहीं, नॉन पोलर। बात समझ में आ गया? तो बच्चों ये जरा इसकी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फास्ट। ले लिया, हटाता हूं। तो बच्चों आपको मैंने पोलर की लिस्ट बता दिया, नॉन पोलर की कुछ लिस्ट बता देता हूँ, उसके बाद वंडरवॉल बता देता हूँ, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद मतलब अपना जो शुरुआत का जो बेस है ना वो आपको 100% तैयार हो गया, अब उसकी चिंता नहीं। तो पोलर का ये बात होगी। हम नॉन पोलर का क्या है? नॉन पोलर का बहुत सिंपल सा सीन है, इसका म्यू 0। इसमें भी समझ में नहीं आता क्या है? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो या 0.4 से कम हो, 0.4 की इक्वल हो या उससे कम, ठीक है। जैसे देखो H2 क्या है बच्चों? नॉन पोलर है, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। Cl2 क्या है सर? नॉन पोलर है ना। अगर मैं यहाँ पे मेथिल लिख दूं क्या है तो सर ये नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर की लिस्ट मैंने बना दी, ठीक है। ये पोलर नॉन पोलर की लिस्ट आपके सामने है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों मैं वंडरवॉल पढ़ाने जा रहा हूँ,
वंडरवाल मतलब हम जो कोवेलेंट सॉलिड जो पढ़ाने जा रहे हैं, सॉरी हम जो मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ाने जा रहे हैं, मुझे उसमें वंडरवाल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, इस वंडरवाल जो 5 प्रकार का होता है, इस 5 प्रकार में जो सबसे लास्ट मैंने पढ़ाया था, आप याद करो, वो पढ़ाया था कि जब कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, जब कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, मान लो एक मॉलिक्यूल मैंने नॉन पोलर ले लिया, और जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल वो भी नॉन पोलर हो, नॉन पोलर, चूंकि ये दोनों मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, और इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा सर? वंडरवाल लगेगा। लेकिन वंडरवाल में भी इसमें लगता है लंदन फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? हाँ सर। हाँ और मैंने बताया था बच्चों ये सबसे वीक होता है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां लगता है, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना है जो कि दोनों नॉन पोलर हो और उनके बीच में वंडरवाल का लंदन फोर्स टिक लगा देना। पहले आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फास्ट। आगे देखते हैं, मुश्किल से 10 मिनट और वेट कर ले प्लीज। हाँ, तो अब ऊपर आ जाते हैं, जो बता देखो। तो बच्चों हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सर आपने ये जो सॉलिड पढ़ा रहे हैं इसका नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड आपको पढ़ा रहे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब इसको आपको बोलते हैं वंडरवाल। ठीक है सर, प्रश्न ये कि सर ये किससे मिलकर बना? ध्यान सुनना, मुझे कोई बताएगा ये मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलकर बना है? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हैं? मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। एक और अगर आपको याद हो तो बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि नोबेल जो गैस होते हैं ना, नोबेल गैस के जो भी एटम्स होते हैं उनके बीच में भी वंडरवाल लगता है। कहां बताया था मैंने? रेडियस। कहां बताया था? केमिकल बॉन्डिंग में नहीं, पीरियोडिक टेबल में, रेडियस में सबसे बड़ा रेडियस होता है, याद है कि याद भूल गया? चलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों ध्यान से सुनना, अब मेरी बात सुनो। मान लो जब मेरे पास मॉलिक्यूल है और नोबेल गैस है, तो इन दोनों को मिलकर मॉलिक्यूलर सॉलिड बना या वंडरवाल बना, तो मैं इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो इसमें कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं? पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा हो सकता है जुड़े हो। ये मैं इसको फर्स्ट डाल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल जो हम ले रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनाए। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनाए तो हमें क्या विचार करना है कि सर क्या वो दोनों डाइपोल है, क्या दोनों पोलर पोलर है? तो हमको दूसरा विचार करना है क्या वो दोनों डाइपोल डाइपोल है। और मान लो ये विचार नहीं हो पाया तो हमको तीसरा विचार ये करना है कि सर क्या वो दोनों नॉन पोलर है? अगर वो दोनों नॉन पोलर होंगे तो बच्चों इसी को लंदन डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं। तो हमको 3 प्रकार का बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा इस फोर्थ वाले में, 3 प्रकार का। एक बार फिर सुन लीजिए, तीनों में कैसे डिसाइड करेंगे? हमें सबसे पहले क्या सोचना है? हमें सबसे पहले क्या सोचना है कि क्या दोनों पोलर है, क्या दोनों मॉलिक्यूल पोलर है, क्या दोनों मॉलिक्यूल पोलर है? यस सर। तो पोलर होने के बाद क्या उसमें फोन वाला कोई मामला है? क्या फोन से कोई हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, कोई भी हाइड्रोजन? यस सर। तो अगर ऐसा जुड़ा है तो बच्चों चुपचाप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे टिक लाओ, आगे बढ़ो। लेकिन सर नहीं जुड़ा हुआ, तो नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं, मैं पूछूं कौन सा अट्रैक्शन है, तो आपका आंसर आएगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। लेकिन मान लो कि दोनों नॉन पोलर है, मान लो दोनों नॉन पोलर है, एक नॉन पोलर ये रहा और एक नॉन पोलर ये रहा, नॉन पोलर, और दोनों मॉलिक्यूल है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। कौन सा अट्रैक्शन होगा? वंडरवाल। और वंडरवाल में भी कौन सा अट्रैक्शन होगा? लंदन फोर्स होगा। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं, अगर आपको कभी भी इनर्ट गैस दिखाई देना, इनर्ट गैस का कोई भी एटम दिखाई देना, इनर्ट गैस का, तो बच्चों इनर्ट गैस का दो एटम के बीच में ना लंदन डिस्पर्शन फोर्स ही लगता है। तो जरा इसकी एक फोटो ले लो और मुझे क्वेश्चन जब पूछना हो सब लोग आंसर देंगे। अब क्वेश्चन की बारी है बच्चों, मैंने पूरा पढ़ा दिया, सब तैयार हो आंसर देने के लिए, जो हम जिसके लिए हमने इतना मेहनत किया है? हाँ सर। ठीक है, अब मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा और मुझे आपको आंसर देना है। पहले मैं क्वेश्चन लिखने तो मुझे, उसके बाद एक एक करके आंसर देना है। एग्जांपल लिख रहा हूं, मुझे एक एक करके आंसर दीजिएगा एग्जांपल से। क्या आंसर है? क्वेश्चन सुनो, ये है सबसे पहले मेथेन सॉलिड। मैं
अच्छा हम लोग सॉलिड पढ़ रहे हैं इसलिए मैं सॉलिड लिखूंगा, आपको अभी आंसर देना थोड़ी देर बाद। दूसरा क्या है, मेथेनॉल CH3OH, ये सॉलिड ले रहा है, आपको बताना है इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल है तो हमें ये फोर्थ वाला सोचना है। और तीसरा क्वेश्चन है जो हमको बोल रहे HI सॉलिड, तीसरा क्वेश्चन HI सॉलिड का है। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो HF सॉलिड का है, HF सॉलिड। जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, पांचवा वाला क्वेश्चन है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन वो है H2O सॉलिड, पानी सॉलिड, जो पांचवा वाला क्वेश्चन है। और बच्चों जो सिक्स वाला क्वेश्चन है, सिक्स वाला वो है H2 केवल हाइड्रोजन सॉलिड है ना, सिक्स वाला क्वेश्चन है। और अगर मैं सातवां क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 तो वह है बच्चों HCl सॉलिड, HCl। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो बच्चों ये ज़ेनॉन सॉलिड है। अब कैसे सोचना मैं आपको बता दूं, जबकि किसी बच्चों से मैं बोलूं कि बताओ इनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो बच्चों कुछ मत करो, क्या करो ना, एक कंटेनर में इसको पैक कर दो। ये कोई कंटेनर में हमने उसको पैक कर दिया। अब इस कंटेनर में क्या है, मेथेन के मॉलिक्यूल्स है। और बच्चों मुझे बताओ सोना का बिल्कुल, मेथेन पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो बच्चों अगर ये नॉन पोलर है और इसमें मेथेन के मॉलिक्यूल्स है, तो मुझे बताओ 1 2 3 में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तीनों में? 3। कौन सा? जय पटेल कौन सा? लंदन फोर्स लगेगा। लंदन फोर्स लगेगा, तो इसका आंसर हो गया थर्ड, सिंपल। चलो दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना, तो कुछ मत करो, क्या करो, इसको कंटेनर में पैक कर दो, इसको कंटेनर में दूसरे क्वेश्चन को पैक कर दो। ये सर पैक कर दिए। अब आपके सामने मेथेनॉल के मॉलिक्यूल है, मेथेनॉल। और मेथेनॉल बच्चों क्या है सर, ये तो पोलर है। और पोलर में भी क्या है, ऑक्सीजन के बगल में हाइड्रोजन, देखो फोन के बगल में हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ तीनों में से कौन सा फोर्स लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो अब क्या करें, जल्दी बताओ, तीसरा में बताओ, तीसरा में थर्ड में? डाइपोल तो दूसरा लग जाएगा, तीसरे। बहुत बढ़िया बच्चों, फोर्थ में बताओ जल्दी से फास्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब पहला वाला फर्स्ट, बहुत बढ़िया। और बच्चों पांचवें बताओ जल्दी से फास्ट। बच्चों छठे बताओ जल्दी से फास्ट। लंदन फोर्स। बहुत बढ़िया। लंदन फोर्स। बच्चों सातवें बताओ, सातवें में? डाइपोल। बच्चों इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, याद रखना, क्लोरीन बहुत रेयर केस में बनाता है, ये FOM नहीं है। डाइपोल मतलब ये सेकंड वाला है। बच्चों आठवां बता दो। लंदन फोर्स। थर्ड वाला। अब इसकी स्क्रीनशॉट लो, बोलो अब समझ में आ गया ना, जो 4 प्रकार है उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन देगा तो क्या उसमें बता दोगे ना कौन सा फोर्स लगेगा? मुझे एक बात बता दो बच्चों, दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिख जाए तब तो घबराओगे नहीं ना कि सर मॉलिक्यूल आ गया कौन सा फोर्स लगाओ। भैया मॉलिक्यूल आ गया तो हाइड्रोजन सोचो, डाइपोल सोचो, लंदन फोर्स सोचो, हो गया आंसर। सर कैसे सोचेंगे? लो एकदम देख लो, क्या करो, एक डब्बे में पैक कर दो और उनके बीच में अट्रैक्शन चेक कर लो, सिंपल। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फास्ट, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। तो बच्चों आप याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चों हम लोग मॉलिक्यूल का, सॉरी हाँ, हम लोग सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड का क्लासिफिकेशन। तो सॉलिड के क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले क्या बताया था कि वो जो इंटर पार्टिकल, अब तो समझ में आ गया मैंने इंटर मॉलिक्यूल क्यों नहीं बोला, क्योंकि इंटर पार्टिकल क्यों बोला, क्योंकि इंटर पार्टिकल आयंस भी तो हो सकता था, इंटर पार्टिकल मेटल भी तो हो सकता था, और इंटर पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता था। तो हमने इंटर मॉलिक्यूल इसलिए नहीं बोला, इंटर पार्टिकल बोल दिया है ना। अपने स्टेटमेंट को बिल्कुल करेक्ट बोलना है ना, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं चाहिए ना, क्योंकि अपन को जेई नीट में जाना है, इसलिए अपन को करेक्शन नहीं चाहिए। तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बता दो। तो बच्चों हमने बोला था कि हम लोग 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है मैंने बता दिया, और दूसरी चीज सोनागर बिल्कुल, जब तुम उस इंटर पार्टिकल को अरेंज करोगे तो 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, या तो बढ़िया सिस्टमेटिक मजेदार अरेंज करो,
जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, या जो भी टेढ़ा मेढ़ा अरेंज कर दो जो रेगुलर ना हो उसको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। तो मैं इसको लिख इसलिए देता हूं ताकि जब हम लोग कल आएंगे तो ये हमको पता है कि कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो अपना पूरा करेंगे बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स को कैसे आप अरेंज कर रहे हैं, इसमें कितने पार्ट होते हैं, इसमें 2 पार्ट होता है, आपको पता है ना। एक क्या होता है क्रिस्टलाइन, एक क्या होता है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और एक क्या होता है जरा बता दो तो, बोलो बोलो। एमॉर्फस सॉलिड, जो कि हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। आपको मैं एक छोटा सा बता दूं बच्चे, इसमें जो आप पार्टिकल जो अरेंज करेंगे ना वो रेगुलर अरेंज करेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट। अच्छा इंटरनल लिख देता हूं, इंटरनल मतलब सॉलिड में इंटरनल अरेंजमेंट होता है ना, तो रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट, इंटरनल रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। बाकी तो पढ़ेंगे हम लोग कल, लेकिन छोटा सा केवल एक लाइन लिख देते हैं। और इसमें क्या होता है बोलो, इसमें क्या होता है रैंडम अरेंजमेंट। हाँ, इसमें रेगुलर नहीं होता है, इसमें जो होता है ना वो रैंडम होता है। रैंडम मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको एग्जांपल बताया था क्लास में, आप याद करो। जैसे मान लो बच्चों कि आपके घर में जो कप होगा जो चाय पीने की होगी, वो पूरे भारत में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कप प्लेट होते हैं। रैंडम अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो बच्चों इसको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन ए पार्ट और अमॉर्फस बी पार्ट, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉलिड स्टेट का पैटर्न आपको अच्छे से लगा होगा और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अच्छा बच्चों एक बात मैं थोड़ा सा बता दूं, एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा मेरे मन में एक बात रह गई है। क्या बात रह गई है, मेरी बात सुनो। क्या रह गया, मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, देखो जरा मेरे मन में क्या बात रह गई है, जरा मेरी बात सुनो। मेरे मन में बात ये रह गई है कि सर आपने इसका तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा दिया, किसका, मॉलिक्यूलर सॉलिड का और वॉन डेर वाल मतलब दोनों का। लेकिन बच्चों सर आपने इसमें मेल्टिंग पॉइंट नहीं बताया। मैं मेल्टिंग पॉइंट नीचे बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं इसमें मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं बच्चों, इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत कम होता है, वेरी लो टू लो। अब आपके मन में एक डाउट होगा, नहीं डाउट होगा लेकिन मैं खुद बता रहा हूं कि मन में डाउट क्या होगा। सुन लीजिए, आपके मन में डाउट क्या होगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर मॉलिक्यूल के बीच में वैन डेर वाल बनता है, ये समझ में आ गया, ठीक है सर। लेकिन सर इसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम लो कैसे होगा, कैसे कि सर मान लीजिए कि आपने एक I2 का मॉलिक्यूल ले लिया, देखो एक I2 का मॉलिक्यूल है, ध्यान सुनना, सॉलिड, और एक I2 का मॉलिक्यूल एक और ले लिया। अब इन दोनों के बीच में सर मॉलिक्यूलर या वैन डेर वाल लगेगा, मतलब वैन डेर वाल ही लगेगा क्योंकि I2 है ना, वैन डेर वाल लगेगा। इन दोनों के बीच में जो लगेगा वो क्या लगेगा, वैन डेर वाल लगेगा। और वैन डेर वाल में भी लंदन फोर्स लगेगा, ये आपको पता है। ध्यान सुनना मेरा डाउट क्या है। लेकिन प्रश्न ये कि सर जब आप इसको सब मेल्ट करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सर लो कैसे हो जाएगा। सर यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड भी तो है, और आपने बोला था कोवेलेंट बॉन्ड बहुत हाई होना चाहिए। भाई कोवेलेंट बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड होता है, बहुत हाई होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो सर इसका हाई होना चाहिए। क्या आप हमारा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं लोग? हाँ सर। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूं ना कि जब इसको मेल्ट किया जाता है ना, तो मेल्ट करने का मतलब होता है ना कि इसको सेपरेट करना और इसको सेपरेट करना। मेल्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ ना कि आपके पास जो I2 सॉलिड है ना उसको मेल्ट करके ना आप आयोडीन एटम बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप केवल और केवल क्या कर रहे हैं, आप केवल और केवल ये आप इसके बीच का बॉन्ड ये ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इसके बीच का बॉन्ड ये नहीं ब्रेक कर रहे हैं, आप इनके बीच में ये जो वैन डेर वाल है आप उसको ब्रेक कर रहे हैं। इसलिए, और वैन डेर वाल बहुत वीक होता ही है, इसलिए बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट में अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं बच्चों, तो इसकी कंडक्टिविटी
इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, ये नॉन कंडक्टर होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं, हम लोग मिलेंगे कल। ये नॉन कंडक्टर होता है। तो बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको सॉलिड का क्लासिफिकेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। कौन सा क्लासिफिकेशन, उनके इंटर पार्टिकल में कौन सा फोर्स लग रहा है इसके अकॉर्डिंग। वो 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर बच्चों 3 प्रकार का है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल और लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो सभी बच्चों को